Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev, and I once again welcome you to our YouTube channel that is Definite Success पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हमने वन शॉट रिवीजन देखा था, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन में दिए और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में दिए हुए हैं। सो ऑल टुगेदर 18 क्वेश्चंस के साथ आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है तो बिल्कुल आप साथ साथ कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेयर डिड सेरेमनीज टुक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला विद रेफरेंस टू द चैप्टर दैट इज वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस। तो कौन सी सेरेमनी की बात हो रही है? जो नेल्सन मंडेला की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इसको हमने चैप्टर में इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम देखा था। सो वेयर डिड इट टुक प्लेस? सो इट टुक प्लेस इन एम्फी थिएटर प्रेटोरिया में। याद है आपको? जस्ट एग्जैक्टली। और दूसरा क्वेश्चन है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग? क्या ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग को नेम कर सकते हैं आप लोग जो कि इंडिया में है, जो सैंडस्टोन मटेरियल की बनी है, जिसका एम्फी थिएटर भी बना हुआ था? तो चलिए दोनों क्वेश्चन को आंसर करते हैं। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला अटेंडेड बाय अ होस्ट ऑफ इंटरनेशनल डिग्नेटरीज was held at the sandstone amphitheater which was formed by the Union Buildings in Pretoria. ओके, ये तो हमें समझ में आ गया है। ये तो हमें वैसे भी अपने जब वन शॉट पढ़ा था उसमें बहुत ध्यान से इन नेम्स को याद रखा था कि जो स्वेयरिंग इन, जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुई थी किसकी? प्रेसिडेंट, न्यूली फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट की, जो फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे साउथ अफ्रीका के, as who got the leadership of president. So the swearing in ceremony of President Nelson Mandela attended by a host of international dignitaries, altogether 141 countries के dignitaries और guest आए थे ये ceremony को attend करने के लिए। ये held हुई थी at the sandstone amphitheater which was formed by the Union Buildings, जो कि कहाँ पे है? प्रिटोरिया में है ना। ऐसा ये कोई बिल्डिंग हम इंडिया में बता सकते जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है? एग्जैक्टली, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली आर रेड सैंडस्टोन्स बिल्डिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। तो आप अगर कभी इफ यू हैपन टू गो टू राष्ट्रपति भवन और हैपन टू सी रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, तो आप जब आप उसको चेक करोगे तो वो भी रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारी कैपिटल सिटी दैट इज न्यू दिल्ली। नाउ आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। अब हेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? ओके, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। हमने 10th डे बिकॉज 10th May से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। सो 10th May dawned ऐसे करके हमने पढ़ा था, जैसी सूरज की पहली किरण के साथ। एग्जैक्टली वही वाला सीन यहाँ पर था। 10th May याद रखिए। सो कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? तो कैसे बोल सकते हो कि 10th May जो दिन था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीकन्स के लिए? So since South Africa is in the southern hemisphere, the month of May falls during the autumn season, hence 10th May is an autumn day. बहुत सिंपल सी बात थी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है ये कहाँ पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो मंथ ऑफ मे है वो कहाँ पे फॉल करता है? ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। देयरफॉर 10th May हमारा ऑटम डे हो गया। राइट, बिल्कुल क्लियर है, जस्टिफाइड है। हेडिंग विद थर्ड क्वेश्चन। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, हिज कौन है यहाँ पे? नेल्सन मंडेला जी की बात हो रही है कि एट द बिगिनिंग ऑफ नेल्सन मंडेला, उनकी जो स्पीच हमने पढ़ी थी, राइट। तो नेल्सन, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो उनकी स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स वाली। सो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच नेल्सन मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। What does he mean by this? What is the glorious human achievement? इसके बीच में कुछ लाइंस थी। He speaks of at the end। तो यहाँ पर दो चीज़ें बोली गई। सबसे पहले जब नेल्सन मंडेला when he took oath or when he swore as the president of first black president of South Africa सॉरी। सो तब उन्होंने एक अपनी स्पीच डिलीवर करी थी। तो व्हाट वाज दैट स्पीच? अब यहाँ पे क्या बोले? उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन करा था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है। सो ये क्या है, ये हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है? फर्स्ट वन। और सेकंड में हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने अपनी स्पीच
के एंड में बोला था क्या, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट तक. सो an extraordinary human disaster refers to the apartheid regime in South Africa. तो ये extraordinary human disaster किसको बोला है नेल्सन मंडेला ने, तो ये रेफर करता है अपार्थाइड रेजीम इन साउथ अफ्रीका. जो ये जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था जहाँ पे ब्लैक पीपल को इतना ऑप्रेस किया गया था, लाइक दे वर नॉट इवन they don't even have the right to avail their basic rights. उनको अपने basic rights तक वो avail नहीं कर सकते थे. इतनी pathetic condition थी जिसमें वो लोग prevail कर रहे थे. So this is an extraordinary human disaster. Also, President Mandela is referring to the practice of racial segregation in South Africa. तो यहाँ से human disaster में ये भी बताना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला रेफर कर रहे हैं जो प्रैक्टिस चल रही थी रेशियल सेग्रीगेट करना, मतलब अलग अलग कर देना. गोरे लोग अलग रहेंगे, हाई अथॉरिटीज में रहेंगे, और जो लोअर पीपल है जो बिल्कुल डिप्राइव्ड सेक्शन में रहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सारे ब्लैक पीपल रहेंगे बिकॉज दे आर ऑप्रेस्ड सेक्शन. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस. और इतनी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जहाँ पे बिल्कुल भी कोई दया भाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी. द ब्लैक्स वर ग्रॉसली इल ट्रीटेड. इतनी इनह्यूमन थी बिल्कुल भी, जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं होती. इतना क्रूर व्यवहार किया जाता था ब्लैक पीपल के साथ दैट ब्लैक्स वर ग्रॉसली इल ट्रीटेड ऑल टुगेदर. जितने भी ब्लैक पीपल थे उनको इतना इल ट्रीट किया जाता, उनसे इतना इनह्यूमन बिहेवियर होता था. दे वर डिनाइड इवन बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड प्रिविलेजेस. उनको अपने बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो तक अवेलेबल नहीं थे, और किसी भी चीज़ के लिए उनको प्रिविलेज नहीं मिलती थी. नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ हैड बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ टेररिज्म एंड स्पेंट मेनी इयर्स इन इम्प्रिजनमेंट ऑन रॉबिन आइलैंड. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला को खुद को अरेस्ट किया गया था ऑन द चार्ज ऑफ टेररिज्म. उनको टेररिस्ट बोल के इस अकाउंट पे उनको he was put behind the bars and spent many years, और हमने precisely पढ़ा था 30 years वो जेल में रहे थे on Robben Island में. The election of a black as the president of South Africa is a glorious human achievement. This is because prior to this blacks in South Africa were not even treated as human beings. और यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ी थी, वन शॉट रिवीजन देखा था नेल्सन मंडेला का, तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि नेल्सन मंडेला बहुत प्राउडली बोलते हैं, जब अपनी ओथ ले रहे थे तब उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होता तो शायद मुझे आप लोगों ने कब का मार दिया होता या आज भी मैं जेल में रहता. बिकॉज ही वाज वेरी मच क्लियर कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल दैट वाइट पीपल आर डूइंग विद देम, हाउ मच मिसबिहेव दे आर डूइंग, हाउ मच इल ट्रीट दे आर डूइंग विद देम. सो अब यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था ब्लैक पर्सन का एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये बहुत ही ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी. और इससे पहले दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों बोला कि बहुत ही ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिग्निफाइंग से एक इंसानियत के एक ह्यूमन की अचीवमेंट हुई. क्या विक्ट्री थी दैट ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका वर नॉट इवन ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स. सो कैन यू अंडरस्टैंड कि उनको तो इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको जानवर समझा जाता था. ऐसा मिसबिहेव, ऐसा इल ट्रीट किया जाता था उनके साथ. So you can just consider, you can just imagine the pathetic condition that they used to have. So this is what, कि अगर उनका ही कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट बन गया है, so that was not less than a glorious human achievement. So I hope it is well justified. हमें दोनों चीजें समझ में आ गई है. स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला था, बिकॉज बहुत हो गया था अब उनके अत्याचारों का. वाइट पीपल जो अत्याचार कर रहे थे, जो डोमिनेट कर रहे थे ब्लैक पीपल को, दे वर वेरी मच मिसबिहेविंग विद ब्लैक पीपल. उनको बेसिक राइट्स, उनको प्रिविलेजेस तक अवेलेबल नहीं थी. नाउ ये बहुत बड़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जो अगेंस्ट थी ब्लैक पीपल के. नाउ
उसके बाद हमने सेकंड पार्ट देखा, व्हाट इज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ही स्पीक्स ऑफ द एंड। एंड में क्या बोलते हैं कि अगर आज मैंने इतने स्ट्रगल, इतने सेक्रीफाइसेस नहीं किए होते अपने लोगों की फ्रीडम के लिए, अपनी फैमिली की फ्रीडम के लिए, ब्लैक्स की फ्रीडम के लिए, तो शायद आज भी मैं जेल में होता या फिर मुझे किसी ने मार दिया होता। बट इट इज़ बिकॉज माई सैक्रीफाइसेस, माई स्ट्रगल कि आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने अपने पीपल को, मैंने अपने लोगों को फ्री करा है, जिसकी वजह से आप सब आज मुझे सैल्यूट कर रहे हो। तो दिस इज नॉट लेस देन अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और लास्ट में उन्होंने यही चीज को बताया कि द इलेक्शन ऑफ अ ब्लैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका वर नॉट इवन ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स। तो उनके लिए ये बहुत बड़े अचीवमेंट से कम बात नहीं थी। आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड। चलो हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? अब नेल्सन मंडेला जो इतने इंटरनेशनल लीडर्स, अलग अलग कंट्रीज के जो लीडर्स आए थे, उनको क्यों थैंक कर रहे थे? व्हाट डज नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? कॉमन विक्ट्री हुई थी आफ्टर ऑल, राइट? सो नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड बाय द रेनबो गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेनबो गैदरिंग किसको बोला गया? क्या वहाँ पे विबगियर बन गया था, वहाँ पे बारिश का मौसम था, धूप आ गई थी तो रेनबो बन रहा था? इट वॉज नॉट लाइक दिस एट ऑल। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द रेनबो गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। तो रेनबो गैदरिंग का मतलब यहाँ पे किसको है? नेल्सन मंडेला यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ब्लैक्स को, यहाँ पे रेफर कर रहे हैं वाइट्स को, यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्राउन्स की, मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स की। हर एक कलर का इंसान अब यहाँ पे एक साथ एक जैसे खड़ा था। सो नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द रेनबो गैदरिंग। अलग अलग कलर के लोग, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, गोल्डन मत बोल देना। सो इट इज अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्नेटरीज, इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे आज खड़े थे। He felt a deep sense of privilege and honor in welcoming the community of international leaders at the swearing in ceremony। और नेल्सन मंडेला को एक बहुत डीप सेंस, उनको बहुत प्रिविलेज, बहुत प्राउड प्रिविलेज था और बहुत ऑनर फील हो रहा था कि उनको एक ऐसा, इट हैड हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि साउथ अफ्रीका के सॉइल में इतनी बड़ी, इतनी कलरफुल गैदरिंग को देखा गया। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इससे पहले हमेशा वाइट पीपल सुप्रीमेसी में थे, दे यूज्ड टू रूल द प्लेस। तो आज पहली बार हुआ ऐसा, साउथ अफ्रीका के सॉइल में हुआ है कि इतना कलरफुल गैदरिंग को देखा गया है। सो नेल्सन मंडेला हैड अ डीप सेंस ऑफ प्रिविलेज एंड ऑनर इन वेलकमिंग द कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी। सो देयर प्रेजेंस एट यूनियन बिल्डिंग वाज अ टेस्टिमोनी ऑफ द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन accorded to the newly born free democratic, freely and fairly elected person का। So यहाँ पे क्या बोला है? Their presence at यूनियन बिल्डिंग। ये लोग सब कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? यूनियन बिल्डिंग, जो कि प्रिटोरिया में है, एम्फी थिएटर में, एग्जैक्टली, विच वॉज अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। तो यहाँ पे देयर प्रेजेंस एट यूनियन बिल्डिंग एक टेस्टिमोनी था, एक प्रूफ था, एक एविडेंस था ऑफ द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कि सिर्फ एक इंसान ने, एक कंट्री ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स ने, डिग्नेटरीज ने रिकॉग्नाइज करा है अकॉर्डिंग टू द न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। ये न्यूली बॉर्न क्यों बोला है? क्योंकि इसका नया बर्थ हुआ है। ऐसा नहीं कि नई कंट्री बनी, कंट्री पहले सही थी, बट अब ये फेयरली और फ्रीली इलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे यूनिटी प्रिवेल करेगी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पीस प्रिवेल करेगा। सो अब ये न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन को सल्यूट करने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे इकट्ठे हुए थे। इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस एंड टॉप ऑफ दैट, पीस जस्टिस के साथ साथ सबसे बड़ी चीज, दैट वाज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ human dignity. So I hope it is well justified कि what does Nelson Mandela thank the international leaders for? तो Nelson Mandela उन सबको thanks कर रहे थे कि आप यहाँ पर आए हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए, और it was like a gathering to salute the initiative taken by Nelson Mandela. जिसका result, because it is a common
कॉमन विक्ट्री ऑफ ऑल, क्योंकि अब सब तरफ लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम प्रिवेल। और आज के बाद कभी भी हमने देखा था जब नेल्सन मंडेला की स्पीच एंड हुई थी, वहां पे उन्होंने बोला था कि अब ये जो ये जो सनराइज हुआ है किसका, ये जो फ्रीडम का जो सनराइज हुआ, ये कभी भी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रूल साउथ अफ्रीका, लेट फ्रीडम प्रिवेल फॉर एवर इन साउथ अफ्रीका। सो बहुत अच्छी सी स्पीच थी, बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही एंकरेजिंग से वर्ड्स थे नेल्सन मंडेला के। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है तो क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत करना, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। रटंत विद्या फलंत नाही। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि पहले भले उसको 1.25x करके देख लो, 1.5x करके देख लो, चलो जाओ खुश रहो, टाइम बचा लो अपना, लेकिन फिर भी देखना तो जरूर, और बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो 1.75x पे देख लेना। बट प्लीज जब तक वन शॉट नहीं देखा, क्वेश्चंस करने की ज्यादा सेंस नहीं आएगी। अगर एक बार आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, वो भी तो हम लोग वन शॉट रिवीजन फॉर्मेट दे रहे हैं ना, वो भी 1.75x पे बोल दिया मैंने आपको, तो कितना सॉल्व हो गया आपका पार्ट, राइट। बट देखना जरूर, तभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना, और फिर देखना आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू नो द कंप्लीट चैप्टर विद इट्स डिटेल्स, विद इट्स माइन्यूट डिटेल्स। इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो हर कोई बताता है, विद इट्स माइन्यूट डिटेल्स एज वेल, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई हो गया। अब हम हेड करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल्स सेट करे थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला इन हिज ओपनिंग स्पीच पुट फॉर द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग फेलो सिटीजन्स फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, and above all discrimination of every kind, gender as well as रेशियल। तो यहाँ पे जो आइडियल सेट करे थे नेल्सन मंडेला ने फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कि अब साउथ अफ्रीका के भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। क्या? सो नेल्सन मंडेला ने अपनी ओपनिंग स्पीच में ही पुट फॉर द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग फेलो सिटीजन्स, की क्या उनके आइडियल्स हैं, उनके फेलो सिटीजन्स को लिबरेट करने के, कहाँ से उनको आजाद करेंगे, लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो बंधुआ मजदूर जो इतने गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हो रहे, ही उससे इनको लिबरेट करेंगे। डिप्रीवेशन, वो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, वो उसी लाइफ को उन्होंने अपना कंप्लीट उन्होंने अपनी सोसाइटी जो फॉर्म करी है, वो पूरी डिप्राइव्ड सेक्शन को अपलिफ्ट करने का उन्होंने आइडियल सेट करा था अपनी स्टार्टिंग स्पीच में। दिस वाज द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑल्सो जो सफर कर रहे थे, एंड टॉप ऑफ दैट द डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का जो भेदभाव होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन किया जाता था, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, वॉट एवर दैट इज, इन सब को ऑल टुगेदर अप्रूव किया जाएगा। दीज वर द आइडियल्स दैट इज सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। आई होप इट इज वेरी सिंपल, और बस आपको वर्ड्स याद रखने हैं। दैट्स, ये हर जगह चैप्टर में वर्ड्स कॉमन आएंगे। जब नेगेटिव बोलना हो तो सारी चीजों को याद कर लेना, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन। और जब वहां पे पॉजिटिव बोलना हो तो पीस, फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी की बात हुई थी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में याद रखना, हर आंसर में ये आंसर, हर आंसर में कीवर्ड्स कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे ही होंगे। नाउ heading with question number 6, what do military generals do? How was their attitude changed and why? तो military generals ने क्या किया था? हमने देखा था कि military ने बहुत अपना बहुत क्लियर प्रिसीजन, उन्होंने अपना ड्रिल डिस्प्ले जिसे कहते हैं ना, बहुत प्यारा सा एक डिस्प्ले दिया था, जिससे उन्होंने बताया था लॉयलिटी ऑफ मिलिट्री टुवर्ड्स द कंट्री। अब देखते हैं इस आंसर को। सो एट द स्वेयरिंग इन सेरेमनी, जैसे नेल्सन मंडेला की स्पीच कंप्लीट हुई थी, और जब वहाँ पे एम्फी थिएटर में लोगों ने जैसे ही ऊपर देखा तो मिलिट्री ने एक बहुत प्यारा डिस्प्ले किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। एट द स्वेयरिंग इन सेरेमनी, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द South African forces had not just saluted
सल्यूटेड द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट ऑल्सो, उन्होंने सिर्फ सल्यूट नहीं करा था, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी ऐसा होता है जब प्रेसिडेंट आते हैं स्पीच देते हैं कहीं पे, आप 26 जनवरी की बात करिए, 15 अगस्त की बात करिए, जब मार्च पास्ट होती है तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इंडियन आर्मी की हम बात करें, हम नेवी की बात करें, जल थल वायु सेना सब मिल के अपने ड्रेस डिस्प्ले करती हैं, जिससे हमें पता दे नॉट ओनली सल्यूट टू आवर मदर कंट्री बट ऑल्सो दे शो दैट हाउ मच लॉयल दे आर टूवर्ड्स द कंट्री, हाउ मच डेडिकेटेड दे आर टूवर्ड्स द कंट्री। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बोली गई है। एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी द हाईएस्ट जनरल्स, जो बहुत हाई रैंक के जो जनरल्स होते हैं, जिनकी हुज शोल्डर्स आर बेडॉग्ड बाय मेडल्स, जिनकी यहाँ पे कंधों पे बहुत सारे मेडल्स डेकोरेटेड रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सो एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फोर्सेस हैड नॉट जस्ट सल्यूटेड द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट ऑल्सो pledged absolute loyalty, न सिर्फ उनको सल्यूट करा बट ऑल्सो एक कंप्लीट लॉयलिटी बताई, दैट not only just saluted but pledged a complete loyalty to him and to his office. This gesture becomes significant because not very long ago during the apartheid regime the same generals would have arrested him without any qualms about it. This change in their attitude was the result of the struggle put up and sacrifices made by numerous heroes of South Africa. Their struggle had brought freedom to the nation, fighting against apartheid and also impacted the mindsets of many. तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि नेल्सन मंडेला ने बोला था अगर आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता तो आप लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, रादर आप लोगों ने मुझे पकड़ के मुझे जेल में डाल दिया होता। So this is what, because just because of Nelson, not only Nelson Mandela but thousands of patriots और thousands of freedom fighters जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर पीपल, ये उन सबको सल्यूट करते हैं और अपनी लॉयलिटी बताते हैं दैट वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर कंट्री। नाउ this gesture becomes significant because not very long ago during the apartheid regime the same generals, इन्हीं लोगों ने would have arrested him, नेल्सन मंडेला बोलते कि इन लोगों ने तो मुझे अरेस्ट कर लिया होता without any qualms about it. This change, ये जो चेंज आया उनके एटीट्यूड में, क्या वो मुझे एक क्रिमिनल नहीं समझ रहे, मुझे एक टेररिस्ट नहीं समझ रहे, रादर मुझे प्लेज कर रहे हैं, मुझे सल्यूट कर रहे हैं और मेरे लिए लॉयलिटी शो कर रहे हैं। सो ये चेंज क्यों हुआ इन देयर एटीट्यूड वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल व्हिच वाज पुट अप एंड sacrifices made by numerous freedom fighters of South Africa. Their struggle had brought freedom not just to nation but also to the entire not only to the people, to its people but to entire nation, fighting against apartheid and also impacting the mindsets of many. सिर्फ उन्होंने इस सिस्टम को अप्रोच नहीं करा, जितने भी लोग थे उनके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स थे, जो थॉट्स थे, उनको भी अप्रूट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हो, आप बुक में लिख सकते हो, या इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इनको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ हेडिंग विद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग्स। तो ये तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का। देखो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्या होता है, एग्जैक्टली पूरी चैप्टर को ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी एक छोटी से छोटी डिटेल भी मिस ना हो। इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो ऑफ कोर्स हर कोई कवर करेगा, बट जो माइन्यूट डिटेल्स होती है वो भी हम कैटेगरी वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर chapter, not only for better understanding but for deeper understanding as well. चलो, so why were 2 national anthem sung? तो कौन से 2 national anthem गाए गए थे? एक ब्लैक्स, पहले व्हाइट्स वाला था और दूसरा था ब्लैक्स का। दोनों national anthem क्यों गाए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
यूनिटी बताने के लिए ऑफ कोर्स कि अब सब इक्वल है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बताने के लिए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलिए फटाफट से इस आंसर को चेक करते हैं. द स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज अ स्पेशल डे फॉर ऑल इन साउथ अफ्रीका. ऑफ कोर्स व्हाट मेड इट इवन मोर सिंबॉलिक, इस दिन को और भी हिस्टोरिक बनाया फॉर नेल्सन मंडेला वाज द सिंगिंग ऑफ द टू नेशनल एंथम. ये दिन अपने आप में ही बहुत खास था. इसको और खास, इस डेट को और हिस्टोरिकली मार्क करने के लिए उस दिन दो नेशनल एंथम्स को गाया गया. पहला था जो व्हाइट्स ने गाया, निकोसी सिखिलेल अफ्रीका. ये पहला था जो व्हाइट्स ने गाया, दैट इज व्हाइट पीपल ने. एंड दूसरा डाई स्टेम बाय द ब्लैक्स. इन दोनों के नेशनल एंथम, दोनों ने अपने अपने नेशनल एंथम का गाए. दोनों को इक्वल प्रिविलेज थी, इक्वल लिबर्टी थी और इक्वल राइट्स थे अपने नेशनल एंथम को बहुत ही प्राउडली और प्रोफाउंडली गाने के लिए. दिस मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल एज इट वाज सिंबॉलिक ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. और ये गाने के पीछे का मकसद क्या था? ये मार्क कर रहा था कि अब अपार्थाइड सिस्टम जो है ये खत्म हो गया है और लोगों के दिलों में अब इक्वालिटी है बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. अब लोगों के दिलों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा. जैसे आपने अपना नेशनल एंथम गाया वैसे ही ब्लैक्स ने भी गाया. एवरीबडी इज इक्वल नाउ और सबको अपनी बेसिक राइट्स एंड प्रिविलेज अवेलेबल है, एंड एवरीबडी इज free now in this newborn country. Now, heading with the next question towards 8. How does Nelson Mandela describe the system of government in his country? पहला in the first decade and then in the final decade of the 20th century. तो इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर मैं पूछूं तो वन शॉट पर हमने बहुत अच्छे से दो पॉइंट्स को डिस्कस करा था कि स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी ने क्या मार्क करा और एंड ऑफ 20th सेंचुरी ने क्या करा. स्टार्टिंग में क्या हुआ था? अपार्थाइड सिस्टम ये इंट्रोड्यूस हुआ था और एंड में इसको अप्रूट कर दिया गया था ऑल टुगेदर. अभी डिकेड भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये पूरा जो सिस्टम था ऑल टुगेदर अबॉलिश कर दिया गया था. नाउ How does Nelson Mandela describe the systems of government in his country? तो पहला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पूछा गया इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, पहले 10 साल में पूछा, मतलब 100 साल के पहले 10 साल पूछा है और फिर उसके जो रिमेनिंग जो 90 ईयर्स उसमें आखिरी के 10 साल पूछे गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डेकेड की बात हो रही है 20th सेंचुरी के फॉलोइंग द ग्रीवसम एंग्लो बोर वॉर. जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था, वाइट नेशनल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैचिंग अप. जब वाइट लोगों, जितने भी वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका, जितने भी अंग्रेज थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या पैच, उन्होंने एक डिफरेंस को पैच कर लिया था, एक डिफरेंस को बना लिया था, भेदभाव बना लिया था. हैड गॉट टुगेदर टू पुट इन अ प्लेस अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज अगेंस्ट द डार्क स्किन नेशनल्स ऑफ साउथ अफ्रीका. और ये क्या था? और ये जो सिस्टम था, दिस वॉज द मोस्ट क्रूअल, दिस वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम जिसको वर्ल्ड ने कभी देखा या समझा होगा. सो यहाँ पे फिर से एक बार आंसर को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था. जो फर्स्ट डेकेड था 20th सेंचुरी में, उसमें कौन सा जो नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब करता सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो कैसा था. तो फर्स्ट डेकेड ने क्या विटनेस करा, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्या विटनेस करा था? फॉलोइंग द ग्रूसम एंग्लो वॉर. एंग्लो बोअर वॉर अभी कंप्लीट ही हुआ था, बहुत ही क्रूअल एंग्लो बोअर वॉर था. द वाइट ने, जितने भी गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करा था, एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करा था दैट हैड गॉट टुगेदर टू पुट इन अ प्लेस अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल. तो उन्होंने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा था जहाँ पे उनको डोमिनेट किया जाता था, जहाँ पे उनको ऑप्रेस किया जाता था. अब ये जो सिस्टम था as it existed back then was the cruelest, बहुत ही ज़्यादा cruel, harsh, rude, most harsh and most inhumane system that
एवर एग्जिस्ट, जो शायद ही कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट किया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कि फर्स्ट डेकेड 20th सेंचुरी में ऐसा हुआ और फर्स्ट और लास्ट डेकेड जो द 20th सेंचुरी के जो एंड पीरियड बताया 10 years का, उसमें क्या हुआ. सो लेट्स चेक विद द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर. हाउएवर नाउ इन द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी दैट ओल्ड सिस्टम हैड बीन टोटली अपरूटेड. तो अब नेल्सन मंडेला ने बताया कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी में इस सिस्टम को पैचअप किया गया, इस सिस्टम को क्रिएट किया गया था बाय द वाइट पीपल अगेंस्ट ब्लैक स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और ऐसे ही ये फाइनल डिकेड में क्या हुआ था, जो ओल्ड सिस्टम था इसको ऑल टुगेदर अप्रूट कर दिया गया, इसको जड़ से खत्म कर दिया गया था एंड डन अवे विथ फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म हो गया. द क्रूअल एंड अनजस्ट सिस्टम, ये जो इतना क्रूअल सिस्टम था, इतना क्रूर था, जिसमें इंसान की भावनाओं को, फीलिंग्स को तक नहीं समझता था. इट वॉज वेरी अनजस्ट, इसमें बिल्कुल भी जस्ट नहीं था, कुछ भी फेयर नहीं था. इट वॉज ऑल अनजस्ट सिस्टम हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ all people with no consideration for the color of their skin. तो अब ऐसे सिस्टम को हटा के एक नया ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर सभी लोगों को इक्वल कंसिडर किया जाएगा, सभी लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, और सभी को आज़ादी मिलेगी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. सो दिस वाज द सिस्टम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी. सो आई होप ये दोनों पार्ट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है. व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट, यहाँ समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. नाउ अब हम हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इस बात पे नेल्सन मंडेला ने बहुत बार एम्फसाइज किया है. नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज वो नहीं होती जो फियरलेस पर्सन होता है, जिसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता. It's not about that, but ट्रू जो करेज होती है दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू ओवरकम योर फियर. जब आप अपने फियर्स को चैलेंज करते हो और उनसे जीत जाते हो, दैट इज ट्रू करेज. और ये यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो मैंने करेजियस बनना या करेज का जो लेसन सीखा, ये मैंने अपने सारे जो मुझसे प्रीवियस जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मैंने उनसे सीखा है. नाउ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला वाज नॉट द absence of fear, it was in fact the triumph over the fear. It is all about the victory over your fears. He was of the opinion that a man who doesn't feel scared is not brave. वो इंसान बहादुर नहीं होता. और प्लीज माइंड इट, आप अपने आप को बहादुर नहीं समझिए अगर आप में किसी भी चीज़ का डर नहीं है. अगर आप में किसी भी चीज़ का डर नहीं है, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, तो दैट डजंट मीन्स आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत बहादुर हो. बट द ब्रेव मैन इज एक्चुअली द मैन. बहादुर इंसान तो सही मायने में वो होता है हु हैज मैनेज्ड टू डिफीट हिज फियर, जिसने किसी तरीके से मैनेज कर लिया है कि अपने वो फियर को, अपने डर को वो काबू करेगा और उसके आगे जीतेगा एंड कॉन्करिंग इट completely. So this is all about the definition of courage as per Nelson Mandela, जो उन्होंने इस चैप्टर में बताया है. आई होप आपको समझ में आ गया है. अब हेड करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ. So which does he think is natural to love or to hate? So what comes natural to human heart? प्यारे बच्चों, क्या है जो हमारे दिल में नेचुरली आता है? जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वन शॉट जब हम पढ़ रहे थे कि एक छोटा सा जब बच्चा होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, उसको सिर्फ प्यार करना आता है, उसको नफरत नहीं करनी आती. चाहे उसके मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भैया दीदी, चाहे कोई भी स्ट्रेंजर हो, वो हर किसी के साथ खुशी खुशी चला जाएगा. वो कभी भी हेट नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा. दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, वो कभी नहीं करेगा. तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इफ अ पर्सन कैन बी टॉट टू हेट, अगर हम इंसान को नफरत करना सिखा सकते हैं, तो क्या हम उसको प्यार या मोहब्बत करना नहीं सिखा सकते? बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच कम्स नेचुरली टू अ ह्यूमन हार्ट. Okay, so Nelson Mandela was convinced that love and not its opposite, hatred, comes naturally to all human beings. He believed that no man was born hating another on account of his color, religion or background. तो यहाँ पे क्या बोले नेल्सन मंडेला, किससे कन्विंस है? That love and not its opposite, because loves come, oh sorry, hatred लिखा है, it should be love.
It is love comes naturally to all human beings. He believed no man was born hating another. किसी का भी जन्म ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे इंसान से नफरत करे, that too on the account of color of his skin. उसकी religion के बेस पे, उसकी background की बेस पे बिल्कुल भी नहीं होता. So Nelson Mandela के according what is natural is to love and not its opposite. मतलब hatred is not something which comes natural to a human heart. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. बहुत ही सिंपल था, बहुत बार हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा था. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. नाउ हेडिंग विद 11th क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डिड मंडेला मेंशन. तो नेल्सन मंडेला ने चैप्टर में कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करी है, कौन सी दो ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है. सो दैट इज ऑफ कोर्स पहली ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट्स फैमिली, सेकंड ऑब्लिगेशन इज towards his people, towards his country, community and society. So, according to Nelson Mandela, every individual, हर एक इंसान को अपनी twin obligations को अपनी life में fulfill करना होता. All through his life, हर इंसान को ये अपनी दो जो responsibilities हैं, दो जो duties हैं, दो जो obligations हैं, जो उनकी उत्तरदायित्व है, उनको fulfill करना होता है entire their life. Now, पहली दीज इंक्लूड ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जिसमें उनके पेरेंट्स आते हैं, उनकी वाइफ आती है, उनके बच्चे आते हैं. ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, एवरी इंडिविजुअल हैज ऑब्लिगेशन टू इट्स पीपल, इट्स कम्युनिटी एंड इट्स एंटायर कंट्री, जिसको हम बहुत अच्छे से चैप्टर में भी समझ चुके हैं और ये बहुत बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और एक्सट्रैक्ट बेस में भी ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात करी जाएगी. सो प्लीज कीप इट इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस इन योर माइंड. नाउ heading with question number 12. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो ये बहुत important question है which makes a real sense और ये कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में. What did being free mean to Nelson Mandela as a boy? जब वो एक लड़के थे, बॉयहुड में थे, ठीक है, चाइल्डहुड, उसके बाद बॉयहुड आता है, फिर एडल्टहुड आता है, मेच्योरिटी, देन फाइनली एक मैन बनता है. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग बीइंग फ्री, मतलब बीइंग फ्री नेल्सन मंडेला को क्या लगता था. एज अ बॉय नेल्सन मंडेला को फ्रीडम के बारे में क्या लगता था एंड एज अ स्टूडेंट क्या लगता था, और वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं जो उनकी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी और जो उनकी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी, उनसे कैसे कंपेयर करते हैं. नाउ नेल्सन मंडेला सेज दैट एज अ बॉय ही नेवर हंगर्ड फॉर फ्रीडम. जब वो एक लड़के थे तब वो कभी भी उनके अंदर वो फ्रीडम की भूख नहीं थी. उनको कभी ऐसा नहीं रियलाइज होता था कि उनको फ्रीडम चाहिए, कुछ भी हो जाए फ्रीडम चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगता था. क्यों? बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. क्योंकि उनको लगता था मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे क्यों फ्रीडम चाहिए. आई एम फ्री इन ऑल सेंस, आई एम एब्सोल्युटली फ्री. एज लॉन्ग एज ही वॉज बॉय ही वॉज फ्री टू डू वट एवर ही चूज टू डू. क्योंकि जब तक वो एक बॉय थे, बॉयहुड में थे, उनको सारी लिबर्टीज थी, वो जो भी करना चाहते थे अपनी इच्छा से वो कर सकते थे, जहाँ पे जाना है, जैसे करना है, वो सब कर सकते थे. नाउ as long as he was a boy, he was free to do whatever he chose to do. Free to run about in the fields, free to swim in the stream. चाहे वो दूर दूर तक fields में run करना चाहे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी. वो जिस नदी में, जिस river में, जिस water में वो swim करना चाहते थे, he was absolutely free. कोई restrictions नहीं थी, कोई उनके पास barriers या obstacles नहीं थे. In other words, live his life on his own terms. दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि नेल्सन मंडेला जब एक छोटे लड़के थे तो वो अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशंस पे, अपने हिसाब से जीते थे, which was a life of altogether freedom. These he calls transitory freedoms. अब इनको नेल्सन मंडेला ट्रांजिटरी फ्रीडम बोलते हैं. ट्रांजिटरी क्या होता है, तो ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को समझ जाइए. ट्रांजिटरी का मतलब होता है विच रेफर्स टू ओनली अ शॉर्ट टर्म, जो अभी है, हो सकता है थोड़े समय के बाद ये फ्रीडम हमें लगे ना. ट्रांजिटरी शॉर्ट टर्म के लिए लगता है, छोटे समय के लिए, ठीक है. सो अब नेल्सन मंडेला इनको बोलते हैं. बट ये जो फ्रीडम मैं बोल रहा हूँ, कौन सी फ्रीडम? टू रन अबाउट इन द फील्ड्स,
फ्री टू स्विम इन द स्ट्रीम, ये जो दो फ्रीडम्स हैं अब तो उनको लगता है कि ये ट्रांजिटरी थी। जब मैं छोटा था तब मुझे ये आज़ादी लगती थी, बट अब मैं मैच्योर हो गया तो अब मेरे लिए फ्रीडम के मायने कुछ और है। अब मेरे लिए फ्रीडम ये नहीं कि मुझे फील्ड में भागना है, मुझे स्विम करना है, अब मेरी फ्रीडम ये है कि मुझे नाइट आउट करना है या फिर मुझे कुछ बुक्स पढ़नी है लाइब्रेरी में जाके बाकी लोगों के साथ अपनी चॉइस की। अब उनकी फ्रीडम कुछ और है। और जब थोड़े और एडल्ट हो जाएंगे तब उनको लगेगा नहीं यार मेरे साथ वाले लोग तो फ्री नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ अगर वो फ्री नहीं है। तो ये जो फ्रीडम्स है ये ट्रांजिटरी बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला। तो दीज ही कॉल्स ट्रांजिटरी फ्रीडम्स बिकॉज एज अ यंग मैन ही रियलाइज दैट दीज आर सेल्फ सेंटर्ड एंड मीनिंगलेस। क्योंकि जब वो थोड़े मेच्योर हुए, एक यंग पर्सन है, तो नेल्सन मंडेला को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो फ्रीडम्स हैं ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, ये सिर्फ मैं अपने आप को ध्यान में रख के बोलता हूँ कि मैं फ्री हूँ और इनका कोई सेंस नहीं है यार खेतों में घूमना और जहाँ मन चाहे वहाँ पे घूमना फिरना, ये कोई फ्रीडम थोड़ी ना होती, इनका कोई मीनिंग नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। इट वाज एज अ यूथ। और जब वो यंग हुए तब उनको रियलाइज हुआ दैट ही एक्चुअली हंगर्ड फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स। और जब वो मैच्योरिटी की तरफ गए तब उनको आभास हुआ दैट ही एक्चुअली हंगर्ड, कि उनको एक्चुअल में भूख थी एक ऐसी फ्रीडम की, द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स जो बेसिक होती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल होती है। द फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, द फ्रीडम ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड एंड द फ्रीडम ऑफ मैरिंग अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस एंड हैविंग अ फैमिली ऑफ हिज ओन। इन शॉर्ट द फ्रीडम टू लीड अ लॉफुल लाइफ विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो अब नेल्सन मंडेला जब एज अ यूथ जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो उनको एक्चुअली रियलाइज हुआ यार ये सारी तो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी। एक्चुअल जो फ्रीडम्स होती हैं, जो कुछ बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स होती हैं, वो ये फ्रीडम होती है कि फ्रीडम ऑफ अचीविंग वंस पोटेंशियल, कि हमारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, हमें उसको अचीव करना चाहिए कैसे भी हम करें। देन फ्रीडम ऑफ अर्निंग इज लाइवलीहुड, हर इंसान को हक है कि अपनी रोजी रोटी वो खुद कमाए, अपने पैरों पे वो खुद खड़े, हर इंसान को इंडिपेंडेंट रहने का पूरा अधिकार है। द फ्रीडम ऑफ मैरिंग अकॉर्डिंग टू हिज विशेस एंड हैविंग अ फैमिली ऑफ हिज ओन। ओहो, ये तो बहुत अच्छी फ्रीडम दे दी नेल्सन मंडेला ने कि जिससे वो चाहे जैसे वो चाहे उससे शादी कर सकते हैं अपनी खुद की इच्छा से। एंड लास्ट एंड हैविंग अ फैमिली ऑफ हिज ओन, और अपना परिवार अपने तरीके से वो बिल्कुल लीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट द फ्रीडम टू लीड अ लॉफुल लाइफ। और एंड में नेल्सन मंडेला इन सबको समराइज करके बोलते हैं कि एक ऐसी फ्रीडम विच इज लॉफुल हो, द फ्रीडम टू लीड अ लॉफुल लाइफ विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई गलत काम भी ना करे, लॉ की नज़रों में भी कुछ गलत ना हो, और ऐसी लॉफुल लाइफ जीना चाहते हैं बट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी किसी भी टाइप की कोई रुकावट, कोई अड़चने, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टेकल्स ना, ऐसी फ्री और फेयर लाइफ वो लीड करना चाहते हैं ना। Heading with the next question, does Mandela think the oppressor is free? Why and why not? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, it is absolutely why not। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में समझ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज नेल्सन मंडेला ने स्पीच कंप्लीट होने के बाद कुछ 5 पॉइंट्स और मेंशन करे हैं इस चैप्टर में। नेल्सन मंडेला ने ऑटोबायोग्राफी में बहुत कुछ लिखा है, बट ये हमारी चैप्टर जो है जो हमने एब्स्ट्रैक्ट करी है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें हमने कुछ 5 पॉइंट्स ये लिए हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है ये दोनों ही फ्री नहीं है। बिकॉज जो ऑप्रेस्ड है वो ऑलरेडी वो तो ही इज इन प्रिजन, और जो ऑप्रेसर है जो दबा रहा है वो क्यों फ्री नहीं है? वो तो फ्री है ना, वो तो इनको ऑप्रेस कर रहा है, वो इनको डोमिनेट कर रहा है ब्लैक पीपल को। बट ये जो वाइट पीपल हैं वो भी दे आर ऑल्सो इन द बैरियर्स, दे आर ऑल्सो इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड। तो कोई भी फ्री है, दोनों को लिबरेट करने की जरूरत है। नाउ डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो व्हाई नॉट? चलो जस्टिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑप्रेसर नीड्स एज मच हेल्प एज द ऑप्रेस्ड। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ऑप्रेसर को भी, जो ऑप्रेस कर रहा है, जो ब्लैक पीपल को दबा रहा है, दैट इज वाइट पीपल को भी उतनी ही हेल्प की जरूरत है जितनी की ब्लैक पीपल को जरूरत है। द
oppressor who snatches away the freedom of another man is himself a prisoner of hatred. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो ऑपरेसर है वो क्या करता है, जैसे कि वाइट ऑपरेसर किसको बोला गया, पहले तो ये क्लियर कर लो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। सो ऑपरेसर यहाँ पे वाइट को बोला गया है जो दबा रहा है दूसरे को, ऑपरेसर इज वाइट, एंड जो ऑपरेस्ड है ये हमारे रेफर कर रहे हैं ब्लैक पीपल को। सो द ऑपरेसर क्या करते हैं, हु स्नैचेस, जो छीन लेते हैं दूसरे इंसान की फ्रीडम को, इज हिमसेल्फ, वो क्यों छीनता है दूसरे इंसान की आज़ादी को, अगर कोई इंसान छीनेगा तो वो भी एक प्रिजनर है। वो किसका प्रिजनर है, ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, बिकॉज वो नफरत की ऐसी जेल में बंद है जो दूसरों को आज़ाद नहीं रहने देता और दूसरों को दबा रहा है, तो वो भी तो कैद है नफरत की जेल में। ही इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द वॉल्स ऑफ प्रेजुडाइस, ऑफ भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बहुत छोटी सोच, और उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि सामने वाला उसका इंसान कोई नुकसान नहीं करेगा, उसको कुछ हार्म नहीं करेगा। नाउ द ऑपरेसर लाइक द ऑपरेस्ड इज ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी बोलने का सेंस क्या है, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी रेफर कर रहा है ह्यूमन डिग्निटी को, बिकॉज every person has a right to lead a dignified life। उनकी खुद की डिग्निटी होती है, सबकी पहचान होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑपरेसर है, जैसा कि वो ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों की बात करें, वो भी डिप्राइव्ड रहता है, उसकी खुद की जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, उसकी खुद की जो पहचान होती है वो ख़त्म हो गई होती है, बिकॉज उसके सामने सिर्फ नफरत ही नफरत होती है, उसमें पूरी नफरत भरी होती है, और जिसको वो दबा रहा है उसकी आइडेंटिटी तो ऑलरेडी वो लोग छीन चुके होते हैं, उनकी फ्रीडम खत्म कर चुके होते हैं, कट कर चुके होते हैं। Hence, the oppressor has neither peace nor contentment in his life। तो जो ऑपरेसर होता है, that is white people, ना तो उनको शांति होती है और ना ही संतुष्टि होती है अपने जीवन में। क्योंकि वो शांत क्यों नहीं रहते, उनको शांति क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किए। संतुष्ट क्यों नहीं रहते, बिकॉज उनके दिमाग में रहते कि हमें उनको और दबाना है और दबाना है, और वो भी नफरत की जो प्रिजन है उसमें कैद हो जाते हैं। Thus, he is by no means free। और इसीलिए जो ऑपरेसर होता है वो भी किसी भी सेंस में देख लिया जाए किसी भी तरीके से बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। Now, that's all with this question। I hope बहुत अच्छे समझ में आ गया है। They are quite simple to comprehend। अगर आपको वन शॉट आपने बहुत अच्छे से देखी, आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आई है, so I don't think it's a very big task, right? Now, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? It was a common victory of all। तो किस चीज़ की विक्ट्री हुई थी, सभी की विक्ट्री हुई थी, सभी लोग जीत गए थे, क्योंकि आज के बाद किसी भी टाइप का भेदभाव, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का डोमिनेशन, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर। Now, so what did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतने सारे इंटरनेशनल, एक्सप्लिसिटली 141 कंट्रीज के लीडर्स, डिग्नेटरीज क्यों इकट्ठे हुए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, सल्यूट करने के लिए, एक न्यूली फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, सबकी कॉमन विक्ट्री हुई थी। सो द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स इन लार्ज नंबर्स एट द इनॉग्रेशन इज indicative of the world's support and solidarity with the cause of freedom from the inhuman apartheid regime that had been suffocating South Africa for generations। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, पीढ़ियों की बात हो रही, generations to generations जो चीज़ प्रिवेल कर रही थी। So, ये बात हो रही है प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स की, जो 141 इंटरनेशनल कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज या लीडर्स इकट्ठे हुए थे एट द इनॉग्रेशन। ये किस चीज को दिखाते हैं, किस चीज को इंडिकेट करते हैं? सो दिस इज एन इंडिकेटिव ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट। ये पूरे वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब सपोर्ट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, एंड द सॉलिडारिटी विद द कॉज ऑफ, एक अकेले एकमात्र शख्स को, विद द कॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द इनह्यूमन apartheid regime that had been, एक ऐसे सिस्टम से जिस इंसान ने
उन्होंने ऐसी चीज़ को अप्रूव करा जो जनरेशन से साउथ अफ्रीका के लोगों का गला दबा रही थी, उनको चैन से जीने तक नहीं दे. दैट वाज अपेटाइट सिस्टम. द ऑडियंस एट द इनॉग्रेशन इज सिंबॉलिक of the victory of good over evil and the establishment of a tolerant and amiable society without any discrimination. और यहाँ पे ये अब एक नई चीज़ सेट हुई थी, एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था. दैट वाज अ वेरी टॉलरेंट एंड एमिएबल सोसाइटी, जहाँ पे अब किसी भी टाइप का, किसी भी सेंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आज के बाद कभी भी नहीं किया जाएगा. सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर. आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज माय बिलीव एंड आई नो आप मेरी उम्मीदों पे ज़रूर खरा उतरेंगे. हेडिंग विद 15th क्वेश्चन. व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने विक्ट्री का जो क्रेडिट था वो अकेले शेयर नहीं करा. जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को अपेटाइट सिस्टम से फ्री कराया था, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से उनको लिबरेट किया था, तो क्रेडिट उन्होंने कहा था दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी बट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एफर्ट्स, जिससे जो मुझसे पहले थाउजेंड्स ऑफ पेट्रियट्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल. तो मैं उन सब का एक रिजल्ट हूँ. नाउ by accepting and acknowledging that he is simply the sum, he is the same नहीं sum. sum means total की बात हो रही है. So अब नेल्सन मंडेला का मतलब क्या था जब उन्होंने बोला ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स? वो सिंपली जितने भी लोग हैं, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने पेट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, वो उनके एक सम टोटल थे, जो रिजल्ट जिनकी वजह से मिल पाया, बट एक्चुअली नहीं था. ठीक है. सो हु हैड गॉन बिफोर हिम, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा बट अनफॉर्चुनेटली वो इस दिन को नहीं देख पाए जब उनके जितने भी एफर्ट्स थे, जिनका प्रोडक्टिव रिजल्ट मिला, जिनका फ्रूटफुल रिजल्ट अब देखने को मिला थ्रू नेल्सन मंडेला. सो अब आंसर देखते हैं. बाय एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग, जब उन्होंने एक्सेप्ट करा, इस बात को एक्नॉलेज करा दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, नेल्सन मंडेला पेज अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल, टू ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, टू ऑल those people who had died fighting for their people and nations. जिन सब ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया just for getting freedom for their people. Now these words are a token of gratitude. ये जो शब्द हैं ये न सिर्फ एक ट्रिब्यूट देते हैं बल्कि अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं to all those heroes who had sacrificed their lives in paving the path of cooperation and unity. क्योंकि हमने जब चैप्टर समझी थी वन शॉट रिवीजन, तब हमने देखा था सबसे पिक्यूलियर चीज़ क्या थी. नेल्सन मंडेला ने ये जो विक्ट्री जो अचीव करी थी, ये जो फ्रीडम उन्होंने अवेल कराई थी अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री, अपने नेशन को, इट वाज जस्ट बाय नॉन वायलेंस एंड पीस. उन्होंने बहुत शांति तसल्ली से विक्ट्री को अचीव किया था. सो these words are a token of gratitude to all those heroes, all those patriots, all those freedom fighters जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. Paving the path of cooperation and unity. This was the path that helped Mandela. और ये जो footprints थे जिनके पद चिन्हों पे नेल्सन मंडेला मूव कर रहे थे, that he reached, जिनका रिजल्ट था आज वो उनके फुटपाथ्स पे जो उन्होंने जो वे पेव किया था उस पे चल के आज इस फाइनल इस डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे अपने लोगों को वो फ्रीडम अवेल करा सकें. He honors the heroes of yesteryears, stating that it was that groundwork done by them which had helped him come to power and bring equality to his people. बहुत important line यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं. So he honors the heroes of yesteryears. Yester बीते हुए सालों के उन freedom fighters को, उन strugglers को, उन patriots को,
ये कह रहे हैं, स्टेटिंग दैट इट वाज अ ग्राउंड वर्क डन बाय देम, कि जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो फाउंडेशन उन्होंने ले करी थी, दैट हेल्प नेल्सन मंडेला टू कम टू पावर एंड ब्रिंग इक्वालिटी टू हिज पीपल। अदरवाइज अगर उनके इतने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, इतना बेस नहीं होता, तो आज नेल्सन मंडेला भी शायद पोटेंट नहीं होते अपनी कंट्री को, अपने लोगों को फ्री कराने के लिए और इक्वालिटी के राइट्स अवेल कराने के लिए। आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड, बहुत अच्छे समझ में आ गया है, दैट्स वेरी क्लियर। अब हेड करते हैं टुवर्ड्स 16th क्वेश्चन। सो वुड यू अग्री दैट द depths of oppression create heights of character? Yes, of course. How does Nelson Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Okay, yes, of course we can. So, आपको क्या लगता है, जितना ज़्यादा सोने को तपाया जाता है वो उतना ज़्यादा निखर के आता है? कहते जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बस यही चीज़ नेल्सन मंडेला ने थोड़ी दूसरी सेंस में कही थी, उन्होंने अपने कंट्री लेवल पे कही थी, और मैं आपको बीइंग योर इंग्लिश टीचर, मैं आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझा रही हूँ। सो इट इज़ ट्रू दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जितनी गहराइयों तक, जितना एक्सट्रीम पे जाके किसी को दबाया जाएगा, किसी के साथ अत्याचार किया जाएगा, क्रूअल बिहेव किया जाएगा, इल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ मिसबिहेव किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, उतना ही ज़्यादा निखर के वो इंसान सामने, उतना ही ब्रेव, उतना ही करेजियस वो सामने आएगा। सफरिंग ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मैन, जितना ज़्यादा कोई सफ़र करेगा उतना ज़्यादा उसमें बेस्ट रिजल्ट आएगा। एडिंग द एक्स्ट्रा डायमेंशन ऑफ करेज, पेशेंस, ऑनेस्टी एंड फेथ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली है कि इट इज़ ऑल अबाउट सफरिंग, इतना ज़्यादा सफ़र करा, सेक्रीफाइस करे, दैट ब्रॉट द बेस्ट इन मैन। एडिंग द एक्स्ट्रा डायमेंशन ऑफ करेज, पेशेंस, ऑनेस्टी एंड फेथ, मंडेला रिमाइंडेड हिज ऑडियंस टू द ग्रेट हीरोज ऑफ हिस्ट्री। अब नेल्सन मंडेला रिमाइंड करते हैं उस ऑडियंस को, उन लोगों को, उन डिग्नेटरीज को, उन लीडर्स को, उन ग्रेट हीरोज के बारे में, जैसे कि ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ डाडू एंड ब्राम फिशर, टू नेम अ फ्यू। कुछ नाम उन्होंने बताए कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इनको इतना तपाया गया, इतना इन्होंने स्ट्रगल करा, इतना सेक्रीफाइस करा, कि जिसकी वजह से आज हमें ये इतना सुनहरा दिन, इतना चमकता हुआ, इतना ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट उन्होंने इसको बोली थी ना। Who had fought against oppression, rising to great heights of extraordinary courage, wisdom and generosity। कि इतना ज़्यादा इनके साथ स्ट्रगल, इन्होंने इतना स्ट्रगल करा, इतने सेक्रीफाइस करने पड़े, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला, दैट राइजिंग टू ग्रेट हाइट्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने माइलस्टोन्स अटेन करे, जैसे कि हम बात करें करेज की, विजडम की, या फिर जनरॉसिटी की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर। आई होप यू फाउंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझ में आ गए। आप अपने वर्ड्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके दिमाग में आते हैं, कुछ ओन वर्ड्स में इसको पैराफ्रेज कर सकते हो, बट this is the best and the most simplest form that we could bring in front of you। आपको थोड़ा बहुत change या modification लगता है, so you have all the rights, right? So now let's check with the second part of this question. Can you add your own examples to this argument? क्या आपको कुछ ऐसा और आपका पर्सनल एग्जाम्पल है जो आप इंडियन हिस्ट्री से ले सकते हो, जो इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करवा सकते हो, दैट इज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो चलो हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करते हैं। सो आवर फ्रीडम स्ट्रगल, द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन एंड टायरनी gave to India men of sterling character, that is none other than Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Lala Lajpat Rai, to name a few. These words of Mandela become even more poignant when we compare the political leaders of the present time with those of the times gone by। तो ये सारे जो स्टेटमेंट हमने देखी थी नेल्सन मंडेला की, that heights of oppression, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर, वो उस समय ने
नहीं, बहुत पहले से भी हमारी हिस्ट्री में भी वो जस्टिफाई करने को मिला जब हमने ऐसे कुछ इनके स्ट्रगल्स देखे। महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, या फिर लाला लाजपत राय की बात ही क्यों ना करी जाए। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। चलो अब हेड करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। हाउ डज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो ये हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में अभी शॉर्ट आंसर फॉर्म में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में देख चुके थे। अब इसको थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में चेक करेंगे, मतलब तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करेंगे। सो एज अ बॉय, एज अ यंग किड सॉरी, जब हम एज अ किड बात करें तो नेल्सन मंडेला की फ्रीडम क्या थी। जब वो मेच्योर हुए, जब थोड़े से बॉय हो गए, तो बॉयहुड जो होती है, सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पे चाइल्डहुड की, फिर बॉयहुड की बात करी, फिर एडल्टहुड की बात करी, जब नेल्सन मंडेला मेच्योर हो गए और फिर उनको फ्रीडम क्या लगती थी। सो एज, एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी चेंज्ड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। तो एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से नेल्सन मंडेला का जो फ्रीडम के लिए नजरिया था वो भी चेंज होता गया। एज अ यंग बॉय नेल्सन मंडेला को लगता था दैट ही वाज बोर्न फ्री टू लिव हिज लाइफ ऑन हिज टर्म एज लॉन्ग ही ओबेड हिज फादर एंड फॉलोड द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब। जब तक उन्होंने अपने फादर के कस्टम्स को ओबे करा, अपनी ट्राइब के कस्टम्स को ओबे करा, अपनी पापा की आज्ञा का पालन करा, अपनी ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करा, तो नेल्सन मंडेला को लगता था मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स के हिसाब से जी सकता हूं, जैसा जीना चाहूं, जैसा करना चाहूं मैं वैसा कर सकता हूं। बट विद एज, एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी केम द अंडरस्टैंडिंग दैट सिंपली लिविंग लाइफ ऑन वंस टर्म्स वाज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। बट अगर मैं सिर्फ अपने हिसाब से जिंदगी को अच्छी जीता हूं, सो दैट्स नॉट फ्रीडम। ऐसा नेल्सन मंडेला को रियलाइजेशन हुआ। तो तब उनको लगता है कि दैट अंडरस्टैंडिंग came the understanding that simply living life on one's term was a very self-centered approach। ये तो बहुत ही self-centered approach है। मतलब मैं तो बहुत self-centered बात कर रहा हूँ कि मैं अगर फ्री हूँ तो मतलब मेरे को लगता है यही फ्रीडम है। With youth came the earning for the freedom to marry। बट जैसे वो थोड़े और एडल्ट हो जाते हैं तो अब उनको रियलाइज होता है कि अब मेरी फ्रीडम क्या है कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, आई एम फ्री। मैं जैसे अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, एंड अर्न हिज लाइवलीहुड। और मैं अपने रोजी रोटी खुद कमा सकता हूँ, मैं अपने पैरों पे इंडिपेंडेंटली खड़ा हूँ। दिस इज व्हाट फ्रीडम इज। बट अब अगर हम बात करें एज अ यंग मैन ही रियलाइज दैट इट वाज not just his freedom but जब वो finally एक young man बन गए तो उनको actual freedom की sense समझ में आती है। तो यहाँ पे अब वो बोलते हैं as a young man he realized that it was not just his freedom but the freedom of all blacks that had been snatched and taken away। but finally उनको laterly gradually बोल लीजिए नेल्सन मंडेला को ये रियलाइजेशन होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिमसेल्फ बट इट इज अ कंसर्न ऑफ ऑल अस पीपल। सारे ब्लैक पीपल की अगर हम बात करें तो वो फ्री नहीं है, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है, उनकी इंसानियत, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी डिग्निटी उनसे खत्म कर दी गई है। सो दे आर नॉट फ्री। विद एज एंड एक्सपीरियंस ही रियलाइज दैट व्हाट ही वांटेड नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट for all his fellow countrymen was freedom from fear and prejudice। तो अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि एज और एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस चीज को सीख लिया है कि जो अब मुझे ऑल टुगेदर चाहिए था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं चाहिए था बल्कि मेरे सभी कंट्री के लोगों के लिए चाहिए था। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब कोई भी इंसान डर के ना जिए और कोई भेदभाव किसी के साथ भी ना किया जाए। Thus, age and experience widened his perspective and absolutely age के हिसाब से, experience के हिसाब से, maturity के हिसाब से हम सब के perspective change होते हैं। हमारे देखने के नज़रिए जो हैं वो बिल्कुल बदलते रहते हैं बिकॉज अब हम और practical और knowledgeable बनते जाते हैं। So I hope ये practically आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर ये
क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से ज़रूर फ्रेम कर सकेंगे. नाउ हेडिंग विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो चलो बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ. तो नेल्सन मंडेला की जो हंगर थी कि अब कुछ भी हो जाए, पहले तो ही वाज नॉट बोर्न विद हंगर फॉर फ्रीडम. ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला का जब बर्थ हुआ तभी से उनके अंदर एक भूख थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फ्रीडम चाहिए. नो, बट जब वो थोड़े से मैच्योर हुए तब उनको रियलाइज होता है दैट हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ, कि तब उनको रियलाइज होता है कि यार ये फ्रीडम नहीं है इन इट्स ट्रू सेंस. तो अब उनको लगता है कि मुझे मेरे लोगों को फ्री कराना है. तो जो उनके अंदर भूख होती है कि फ्रीडम के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज नेल्सन मंडेलाज लाइफ. सो ग्रेजुअली विद एज, एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी सब ऐड कर दीजिए. मंडेला अंडरस्टूड दैट ऑल दोज हु लुक्ड लाइक हिम वर डिनाइड द बेसिक फ्रीडम्स ऑफ अ डिसेंट लाइफ. तो नेल्सन मंडेला को फाइनली रियलाइज होता अपनी एज, एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के हिसाब से दैट ऑल पीपल हु लुक लाइक हिम, मतलब जो भी ब्लैक स्किन या डार्क स्किन पीपल थे, उनको बेसिक जो उनके राइट्स होते हैं, जो बेसिक जो फ्रीडम्स प्रिविलेज होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू अवेल दैट, दे वर डिनाइड फ्रॉम देम. इट वॉज देन दैट अ फ्राइटेंड, और ये तब हुआ था जब एक फ्राइटेंड यंग मैन ग्रीव इनटू अ बोल्ड वन. ही देन ज्वाइन, और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा और डिसाइड करा दैट ही वुड फाइट फॉर द freedom for his people, उनके लोगों के लिए, that is all dark skinned people के लिए, sacrificing the comforts of a settled life. As a law abiding attorney, he became a rebel, a criminal, with the desire to win for the blacks the freedom to live their life with dignity and self-respect. He transformed from a family loving husband into a man without a home, forcing a life loving man to live the life of a monk. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला को क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े, क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़े जस्ट फॉर गेनिंग फ्रीडम, just not for himself but for all his people, for entire countrymen. तो जल्दी से एक बार फिर से इस आंसर को अच्छे से समझते हैं. सो एज, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से नेल्सन मंडेला को ही अंडरस्टूड दैट ऑल दोज हु लुक्ड लाइक हिम, जो सारे लोग जो उनके जैसे दिखते हैं, उनको बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम्स भी अवेलेबल नहीं हैं. और तब नेल्सन मंडेला एक बहुत ही डरे सहमे व्यक्ति से एक बोल्ड पर्सन बन जाते हैं और तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से वो हर अपने जैसे दिखने वाले अपने भाई या अपने लोगों के लिए वो उनके हक के लिए लड़ेंगे और सेक्रीफाइस कर देते हैं जितने भी वो कंफर्ट्स अवेल कर रहे थे एक सेटल्ड लाइफ के. अब वो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से एक क्रिमिनल बन जाते हैं और विद द डिजायर टू विन फॉर द ब्लैक्स, द फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी. और सिर्फ इस रीजन की वजह से ताकि उनके जैसे लोगों को फ्रीडम मिल सके और वो लोग भी अपनी लाइफ, अपनी डिग्निटी, एक ह्यूमन डिग्निटी से जी सके, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट अवेलेबल हो. ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम एंड एट द लास्ट फोर्सिंग अ लाइफ लविंग मैन टू बिकम अ मॉन्क. तो इतने बड़े स्ट्रगल्स करने पड़े जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री मैन टू मेक देम फ्री एंड टू मेक देम बेसिक राइट्स अवेलेबल. तो आई होप ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया है क्वेश्चन का आंसर. विद दीज वर्ड्स वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको एब्सोल्युटली समझ में आ गए हैं. एंड विद दीज वर्ड्स आई शैल टेक योर लीव नाउ एंड प्रॉमिस टू मीट you in the third chapter. Till then, stay tuned and stay connected with us. Thank you very much.